हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट एंड फंक्शन, चैप्टर 1 जो स्टार्ट हुआ था, उसमें हमने मैनेजरियल फंक्शन से पहले के सारे पॉइंट पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे। सबसे पहले इन फंक्शंस को बताने से पहले मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो हमारा मैनेजरियल होता है इसका मतलब क्या होता है। मैनेजरियल यानी कि मैनेजमेंट, मतलब जब भी हम किसी काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में करना चाह रहे हैं। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब होता है काम को टाइम पर करना। यहाँ टी लगा हुआ है ना, यानी कि इफेक्टिव का मतलब काम को टाइम पर करना। जब भी हम किसी भी काम को टाइम पर करना चाह रहे हैं, और इफेक्टिव तो हो गया, उसके साथ में होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब काम को कम से कम कीमत पे करना, वो हमारा क्या होता है? एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट कहता है सर, मैनेजमेंट हमारा क्या चीज होती है? मैनेजमेंट होता है जहां पे आप काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करते हो, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। किसी भी वर्क को जब आप ऑन टाइम कंप्लीट करोगे, कम से कम कॉस्ट पर करोगे, तो उसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन है आपका प्लानिंग। जाहिर सी बात है, बेसिक प्लानिंग का मतलब क्या है कि आप क्या करना चाह रहे हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, कैसे पहुंचना चाहते हो, कैसे करोगे, कब करोगे, किसके लिए करोगे, कब करोगे, ये सारी चीज हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। यानी कि प्लानिंग आपकी थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। यानी कि प्लानिंग में आप डिसाइड करते हो कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, ये सारी चीज। तो प्लानिंग का मतलब क्या है कि सबसे पहले बात, आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमारे बिजनेस में, भाई बिजनेस की तो बात चली रही है, लेकिन हम लोग भी, हमारे भी माइंड में एक ऑब्जेक्टिव होता है। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप काम कर रहे हो, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है। एडवांस में सोचना पड़ता है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। दूसरा जो फंक्शन आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एवरी बिजनेस एंटरप्राइज नीड्स द सर्विस ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन टू लुक आफ्टर ए डिफरेंट एस्पेक्ट। यानी कि आपने सोच लिया कि प्लानिंग में आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब आपको उसी हिसाब से लोग भी तो चाहिए होंगे, पैसा भी तो चाहिए होगा, मशीन भी तो चाहिए होगी। उन सब चीज को इकट्ठा करना, उन सब की चीज को, जिम्मेदारी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो सेम ग्रुप वाले होते हैं, जो सेम काम करने वाले होते हैं, उन्हें एक ग्रुप में रख देते हैं, और जो अलग अलग काम करने वाले होते हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारी कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो इन सभी में ये डिपार्टमेंट तो अलग अलग है, लेकिन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें काम करने वाले सिर्फ प्रोडक्शन वाले मिलेंगे, परचेज में सिर्फ परचेज वाले, सेल्स में सिर्फ सेल्स वाले, मार्केटिंग में सिर्फ मार्केटिंग वाले। तो ऐसे काम को हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। बात आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि स्टाफ मींस, यहाँ पर हम देखते हैं द फंक्शन इन्वॉल्व मेकिंग अपॉइंटमेंट फॉर द पोजीशन क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में पोजीशंस बनी हुई हैं, उन पोजीशंस पर हर एक इंसान अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम जॉब निकालते हैं। जॉब में क्या करते हैं? मैन पावर प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी कि रिक्रूटमेंट में यानी भर्ती निकालते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, फिर उनका प्लेसमेंट करते हैं, फिर उनका प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सारी चीज। यानी अब तक आपने 3 पॉइंट देखे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग में जो सोचा उसे अरेंज कर रहे हैं। स्टाफिंग में देख रहे हैं कि हमारे पास उतना स्टाफ है या नहीं। सारे में इनकम हो गए। अब बात आती है हमारी डायरेक्टिंग की। सर डायरेक्टिंग में क्या होता है? भाई आपने काम सोच लिया क्या करना है, किससे करवाना है, ये भी सोच लिया, और आपने सारी जगह भी फुलफिल कर दी। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी? सर इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी, जो भी हमारा वर्क था, जो भी हमारा वर्क, जिसको भी हमने अपना वर्क दिया है, उसको कैसे पूरा करवाना है, वो हमारा कैसे होगा? अरे ऊपर चलिए स्लाइड। वो हमारा होगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है सर? डायरेक्टिंग का मतलब होता है इट इज कंसर्न विद कैरिंग आउट द डिजायर प्लान। जो आपने सोचा था वही चल रहा है या नहीं चल रहा। इट इनिशिएट, ऑर्गेनाइज एंड प्लान एक्शन एंड एंश्योर इफेक्टिव परफॉर्म बाय सबऑर्डिनेट टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। यानी कि ये देखता है कि जो आपने काम दिया है वर्करों को, वैसे ही वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज की एंश्योरिटी रखता है। डायरेक्टिंग हो गया। डायरेक्टिंग के बाद आती है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है?
It is the process by which an entrepreneur imaginatively directs, guides, and influences the work of others in choosing and attaining specified goals by mediating between the individual and organization such that the both will get maximum satisfaction. लीडरशिप में जो आपका हेड है वो आपको ऐसे मोटिवेट करता है कि आपको कैसे अपना गोल भी पा सको और कंपनी के लिए भी अच्छा काम करके गोल को अचीव कर सको। फिर आता है कम्युनिकेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जितनी भी हमारी एंटरप्रीनियर्स में प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में, वो जब भी 70 से 90% जब भी आती हैं जब आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते। और अगर अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, अपने आइडियाज को शेयर करते हो, फीलिंग्स को, इमोशंस को, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, तो आपकी जो मैनेजमेंट है, जो एंटरप्रीनियरशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। उसके बाद आता है मोटिवेशन। ये तो आपने सुना ही होगा, भाग मिल्खा भाग, या सुल्तान, आपको मालूम है हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपकी मूवी आती है सुल्तान, रे सुल्तान कर दे चटाई। तो वहां पर वो क्या हो रहा है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे आप किसी सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर रहे हो अच्छा करने के लिए। एक डिजायर प्लान है आपके माइंड में, आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए वो काम करे, इसलिए आप उसे क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। लास्ट है, सेकंड लास्ट है, सॉरी अभी तो आगे भी है, सुपरविजन। सुपरविजन होता है आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए, द एंटरप्रेन्योर हैज टू सी दैट द गिवन इंस्ट्रक्शन आर कैरीड आउट और नॉट। यानी कि जो आपने आइडिया दिया था, काम करने का सजेस्ट किया था, उसी हिसाब से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। सुपरविजन रेफर्स टू द जॉब ऑफ ओवरसोइंग सबऑर्डिनेट्स एट वर्क। यानी कि इसमें देखते हैं, जो अब आपने देखा होगा ना सुपरवाइजर की भर्ती निकली, तो सुपरवाइजर की भर्ती में क्या होता है कि जो लोग आपके नीचे है ना, जो लोग नीचे आपके काम कर रहे हैं, उनको देखा जाता है कि वो काम को सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोऑर्डिनेशन, आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या फर्क होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब जब लोग मिलके आपस में एक दूसरे के संग कोऑर्डिनेट करके अच्छे से वर्क करके किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन, और इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेशन। It is one of the most important function as it essential to channelize the activity of various individuals in the organization। देखो मैंने आपको बताया था कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करके देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल बना के देता है सेल्स डिपार्टमेंट को। तो इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तभी तो एक दूसरे के काम को समझ पा रहे हैं। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता तो ये सामान आगे ही नहीं बढ़ता, उनके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट होते, है ना। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग एक वो प्रोसेस है जिससे एंटरप्रेन्योर ये देखता है कि उसकी कंपनी की जो पॉलिसी है, जो एक्शन है, वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो नीचे कर लेते थोड़ा सा ऐसे। ये सारे जो है हमारे, ये सारे हमारे क्या है, अभी और रह गए हैं बेटा, इसमें हमने कहाँ पढ़ लिया। हाँ, अब आते हैं हमारे कॉमर्शियल फंक्शन। कॉमर्शियल फंक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि किसकी बात होगी हमारी, किसकी बात होगी बेटा कॉमर्शियल फंक्शन में, पैसे की बात होगी, सेल्स की बात होगी, प्रोडक्शन की बात होगी। तो सबसे पहला आपको दे रखा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक की फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द अंडरटेकिंग। इन ए स्मॉल कंसर्न वन पर्सन मे बी अंडरटेकिंग दिस फंक्शन, वेयर एज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दिस एक्टिविटी मे बी अंडरटेकन बाय वेरियस इंडिविजुअल और सेपरेट आइटम। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फिनिश गुड्स को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर देना आपका प्रोडक्शन कहलाता है। अब अगर आपकी स्मॉल बिजनेस है तो वो कोई एक पर्सन कर रहा होगा, और लार्ज बिजनेस है तो काफी सारे लोग कर रहे होंगे। उसके बाद आता है आपका फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इन ऑल एंटरप्राइज। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है सभी एंटरप्राइज में। क्यों, इसमें फोकस किया जाता है सारी बिजनेस एक्टिविटी का। जो हमारी नीड फॉर मनी होती है वो कंटिन्यूस होती है, और इट स्टार्ट विद सेटिंग अप ऑफ एन ऑर्डर एंड रिमेन ऑर्डर टाइम। जैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, जैसे आप बिजनेस को लॉन्च करते हो, तभी से आपको पैसे की नीड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। और ये एंटरप्रेन्योर की ड्यूटी होती है कि देखना कि कौन कौन सा पैसा, कितना कितना पैसा आपको चाहिए, और वो उस हिसाब से अरेंज करते हैं। अब आती है आपकी मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि इट इज primarily concerned with the movement of goods and service from the producer to the ultimate consumer. It is directed towards the satisfaction of consumer want. Marketing plays significant role in promoting the well-being of business enterprises. So it is the role of entrepreneur to strategically place the company in an advantage position to secure the top position in the market. देखो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है,
या मार्केट में आया ही नहीं है, उससे पहले जो उसका प्रमोशन चल रहा होगा, उससे पहले जो उसका प्रचार चल रहा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग का हिस्सा कहते हैं। उसके बाद आता है आपका पर्सनल, पर्सनल भी कहते हैं ऐसे। दिस फंक्शन इज कंसर्न विद एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन फॉर द पर्सनल, मतलब कि जो लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो, उनके लिए आप क्या अच्छा करते हो, उनको टाइम टू टाइम सैलरी देना, इंसेंटिव देना, उन्हें अच्छे वर्किंग कंडीशन में काम करवाना, ये सारे हमारे पर्सनल फंक्शन में आते हैं। और लास्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपने पढ़ा है कि ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है हमारी किसकी, ट्रांजैक्शन की, ताकि हमें ये मालूम पड़ सके कि जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो आज की डेट में कैसी है। तो ये तो चारों फंक्शंस थे सभी के जो आपने पढ़ लिए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई देयर इज नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हमें क्यों नीड है एंटरप्रेन्योरशिप की। द मेन नीड, अब इसमें बताएगा कि आपको क्यों नीड है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उसमें आंसर आपका दे रखा है कि द मेन नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट इन एनी कंट्री इज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की नीड है, क्योंकि इन कैपिटलिस्ट एंड डेवलपमेंट कंट्री प्राइवेट एंटरप्रेन्योर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो बड़े बड़े देश होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट यानी कि जहाँ पे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या जिन्हें हम गवर्नमेंट द्वारा बनाते हैं, वहां पर जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं वो काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। सोशलिस्ट कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्री प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एनकरेज बिकॉज द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। अगर आपकी जो कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड है तो वहां पर प्राइवेट बिजनेस को काफी ज्यादा रिस्क रहता है, तो वहां वो एनकरेज नहीं होते। आपको मालूम है यहाँ पे एक पॉलिसी का जिक्र किया जा रहा है 1991, ये मैंने बताया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से पहले क्या था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा स्टैग्नेंट चल रही थी। स्टैग्नेंट मीन्स होता है वो इकोनॉमी जो कहीं रुक गई है, थस गई है या बढ़ रही है तो काफी ज्यादा धीरे धीरे या स्लो मोशन में चल रही है ना। तो 1991 में पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में तीन चीजें आई आपकी, एक आपका लिबरलाइजेशन, एक आपका ग्लोबलाइजेशन और एक आपका प्राइवेटाइजेशन। ये तीनों चीज आई थी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमें क्यों नीड है एंटरप्रेन्योरशिप की। मेन नीड क्यों है कि सर इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहला लाइफलाइन ऑफ अ नेशन, कोई भी कंट्री बिना डेवलपमेंट के, बिना एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्रेस नहीं कर सकती। हर कंट्री चाह रही है क्योंकि वो कैसे ना कैसे अपनी ट्रेड को प्रमोट करे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अपने डेवलपमेंट में लगा सके। उसके बाद प्रोवाइड्स इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, नए आइडिया शेयर होते हैं, नया विजन दिखता है, तो यानी कि हमारी कंट्री को नई तकनीक मिलती है, नए प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट को, तो प्रोवाइड्स इनोवेशन। उसके बाद चेंज ऑफ ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। एक जो एंटरप्राइज होता है वो हमारे चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, वो वातावरण जिससे इम्पैक्ट सीधा बिजनेस में पड़ता है। द एंटरप्रेन्योरशिप मोड्स द एंटरप्राइज सच ए चेंजिंग रिक्वायरमेंट। और जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वो अपने बिजनेस को भी वैसे ही ढाल लेता है। इंक्रीज प्रॉफिट, खैर ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा है, प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज either by increase सेल्स रेवेन्यू और रिड्यूसिंग कॉस्ट। हम अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, या तो अपनी सेल्स को बढ़ा दें या अपनी कॉस्ट को कम कर दें। जॉब निकलेगी, सोशल बेनिफिट आपने ऊपर पढ़ ही लिए है ना, अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना। अब यहाँ पे है मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में पढ़ेंगे मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में जहाँ तक है ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाए। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो बेटा, तो कमेंट मत बताइएगा, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे लिख लेना, यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना क्लास 11 के, या डाउट्स आपको जो